हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही रोचक घटना घटित हुई मेरे साथ। हुआ क्या, मैं अपने YouTube चैनल पर विज़िट कर रहा था तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट देखा। आप में से ही किसी चाहने वाले ने उस कमेंट को किया है। कमेंट क्या था सुनिए। कमेंट में लिखा था, सर आपकी पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, सर प्लीज़ उस तरीके में कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए कि पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो को अच्छा बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए, थोड़ा सा खुशी का माहौल किया जाए। अपने इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हुए, आपकी मांग को पूरा करते हुए, आपके इंटरेस्ट को पूरा करते हुए, आपके कमेंट को देखते हुए मैंने कुछ सोचा। तो मैंने क्या सोचा बताता हूँ मैं आपको। मैंने आज इस वीडियो को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका निकाला। मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाला हूँ जिसका आप आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना एमिकैम का नया वीडियो। ओके, क्वेश्चन है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन द यूनिवर्स और वर्ल्ड। इस संसार में सबसे काली वस्तु या काली चीज या काला ऑब्जेक्ट क्या है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन द वर्ल्ड। सोचिए क्या हो सकता है। तरीका यही है कि आपका जो वीडियो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और उसके बाद थोड़ा सोचिए कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी इस संसार में क्या है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज कोल यानी कि कोयला। सेकेंड ऑप्शन इज हेयर्स यानी कि हमारे सर के बाल। थर्ड ऑप्शन इज सन यानी कि सूर्य। और फोर्थ टॉपिक इज ग्रेफाइट। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। चलिए सोचिए, इसको वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और उसके बाद थोड़ा सोचिए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगी। चलिए मैं इसका आंसर देता हूं। हो सकता है बहुत से बच्चों ने सोचा हो कि कोयला होता है, कुछ लोगों का आंसर होगा बाल और कुछ लोगों का आंसर ग्रेफाइट होगा। सूर्य तो शायद ही किसी का आंसर होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऑप्शन सूर्य हो, उन्होंने पढ़ रखा हो या फिर कोई भी मैटर हो। आंसर जो है बता दें आपको, सन। इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने का कि सन जो कि हमें लाइट देता है वाइट कलर की या येलो कलर की, वो ब्लैक बॉडी, वो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स कैसे हो सकता है ना। इंटरेस्टिंग बात। चलिए समझते हैं इसका मैटर। तो सबसे पहले समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था विवग्योर। विवग्योर, तो विवग्योर मैटर से आपको ये समझ में आएगा कि ये 7 कलर हैं। इन 7 कलर से ही सारी सृष्टि रची हुई है ऊपर वाले ने। तो सृष्टि जो है, जो संसार है, इसमें 7 कलर ही हैं। इनके आपस में मिलने से ही डिफरेंट टाइप के कलर्स डेवलप होते हैं। ओके, तो ये कलर्स ही आपस में चेंज होकर, आपस में मिक्सिंग होकर डिफरेंट टाइप के रेशो से डिफरेंट टाइप के कलर्स बनाते हैं। अब आती है बात कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है तो वो ग्रीन दिखाई क्यों दे रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक है तो हमें वो ब्लैक ही दिखाई देता है। सिंपल सा है। बात ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन दिखाई क्यों देता है, हमें रेड दिखाई क्यों नहीं देता है।
कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइट है तो वो वाइट क्यों है, हमें यानी कि वो है इससे मतलब नहीं है, हमें वो वाइट दिखाई क्यों देता है, मेन मैटर ये है। ओके, तो समझते हैं इन 7 रंगों का खेल। अब आती है बात रंगों का खेल। अभी तो सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये रंगों का खेल कहाँ से आ गया? सर आप कब से ड्राइंग पढ़ाने लगे? तो यही बात है कि जो केमिस्ट्री है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसे? यहाँ पर हम आर्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कलर्स की बात कर रहे हैं। तो बता दें कि हमने कल टॉपिक पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो पढ़ाया था आपको विजिबल रीजन में, बस यही रीजन है, यही खेल है सारे कलर्स का कि हमें कोई भी कलर उसी कलर का दिखाई क्यों देता है। यानी कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो वो ग्रीन कलर का दिखाई क्यों देता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है तो हमें वो ब्लैक दिखाई क्यों देता है। सर ये भी कोई पूछने की बात है? सर कोई ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक है तो हमें ब्लैक ही दिखाई देगा ना, हमें ग्रीन क्यों दिखाई देगा? बात तो यही है, यही क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा है तो हमें सन क्यों नहीं दिखाई देता परफेक्ट ब्लैक, हमें क्यों एनर्जी देता है इतनी सारी? वो समझने की बात यही है। पहले समझते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन या वाइट या ब्लैक है तो वो हमें उस कलर का क्यों दिखाई देता है। ओके, समझिए विजिबल के मैटर में अगर हम देखें तो विवग्योर 7 कलर होते हैं जो कि सन से हमारी ओर आते हैं। कैसे प्रूफ होता है इसका वो आप पढ़ चुके होंगे स्पेक्ट्रा में, या फिर आपको हम पढ़ा देंगे कि अगर सनलाइट को प्रिज्म पर पास करते हैं तो प्रिज्म से निकल के ये 7 कलर देता है। ठीक है, उल्टा देता है। ये कुछ इस पैटर्न में 7 कलर को शो करता है विवग्योर की फॉर्म में। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि सनलाइट में 7 कलर हैं। ठीक है, अब आती है बात कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए ग्रीन कलर का है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है, चलिए ग्रीन छोड़ देते हैं, हमारा ये पेन जो इंक है ये ब्लू कलर की है। ओके, तो ये ब्लू कलर की हमें दिखाई क्यों दे रही है? तो बता दें आपके लिए, ये जो 7 कलर हैं विवग्योर, इनके मिलने से बनता है वाइट लाइट। ये वाइट लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट अगर ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर के अलावा सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा, और केवल ब्लू कलर को ही वो बाहर निकालता है। हमें इसलिए वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी के कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जिस कलर का होता है उस कलर का दिखाई देता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिफरेंट वे में। जैसे बताया स्पेक्ट्रम से लाइट निकल रही है ये 7 कलर की वे में। हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये है ब्लू कलर का। सनलाइट से आती हुई लाइट को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद इसने क्या किया, जो विवग्योर की वी छोड़ दिया और ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया इसने, और कौन सा रह गया, ब्लू कलर को हमारी तरफ इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो हमें ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। ओके, यही केस हो सकता है इन केस ऑफ ग्रीन, इन केस ऑफ अदर कलर्स। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसमें ब्लैक कलर तो है ही नहीं और ना ही इसमें वाइट कलर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें वाइट क्यों दिखाई देता है? चलिए समझते हैं उस मैटर को भी। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक तब दिखाई देगा या वाइट तब दिखाई देगा कब, जबकि वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले। मतलब अगर कोई कलर हमें, चलिए पहले आते हैं वाइट कलर पर। वाइट कलर का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर? वाइट कलर जो सनलाइट से आया विवग्योर की फॉर्म में, तो वाइट कलर जो होगा वो सारे कलर को हमारी ओर ही विवग्योर की फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देगा,
और ये है हमारी आई। हम इसको जो देखेंगे वो किस फॉर्म में देखेंगे, वाइट फॉर्म में। सारे कलर उसने हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर दिए और ये विबग्योर आपस में मिलकर क्या बनाएगा, फिर से वाइट कलर। मैटर क्लियर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है तो वो सारे कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा हमारी ओर और हमें वो ऑब्जेक्ट वाइट कलर का दिखाई देगा। अब आती है बात ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर में जस्ट इसका अपोजिट होगा। ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट सारे कलर को अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी ओर जो छोड़ेगा वो केवल क्या होगा, मिलाकर ब्लैक, यानी कि हमें कुछ देखने को बचा ही नहीं और जहां पर कोई कलर नहीं दिखेगा वहीं बनता है ब्लैक। वहीं क्या बनता है, ब्लैक। यानी कि ब्लैक कलर क्या है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ब्लैक कलर एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, अपने आप में एनर्जी को, अपने आप में इस विजिबल एनर्जी की फॉर्म को समाये हुए है। टॉपिक क्लियर हो गया। कौन सा, कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी सन क्यों है। चलिए, टॉपिक हमारा यही था। हमने कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हुए आपको समझाया है। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक भी यही है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, अब तो लग रहा है मुझे कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको आज पढ़ने की तरफ आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है उस ओर, आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूँ। ओके, चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आई थिंक कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब आती है बात कि सन परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्यों है। अभी हमने कहा कि जो ब्लैक कलर होता है वो सारी एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देता है क्योंकि कलर छोड़ता ही नहीं है कोई सा भी। वो जब कलर छोड़ेगा नहीं कोई सा तो हमें वो ब्लैक ही दिखाई देगा। ओके, अब आती है बात कि अगर कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट जैसे कि कोयला, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये रेड हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, हो सकता है कि ऑरेंज हो जाए और इन लास्ट ये हो जाएगा ब्लू। इस टाइप से ये भी एनर्जी शो करेगा क्योंकि हमने इसको एनर्जी दी। जब आप एनर्जी देंगे तो ये अपनी एनर्जी को कंप्लीटली एमिट कर देगा। तो यहाँ पर यही कहेंगे, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। मतलब क्या हुआ इसका, कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होगी वो सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और साथ साथ वो समस्त एनर्जी को एमिट भी कर देगी, अपने अंदर से बाहर भी निकाल देगी। मतलब क्या हुआ सर, एनर्जी की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो बता दें जो विबग्योर है वो भी एक एनर्जी की ही टाइप है। ये भी क्या है, कलर सारे एनर्जी की फॉर्म में है जो कि लाइट से आ रहे हैं और लाइट भी क्या है, एज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, जो कि विजिबल फॉर्म में होती है, जो कि हमें दिखाई देती है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो कंप्लीटली अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है और अपने आप में एब्जॉर्ब भी कर लेती है। यहाँ पर सन क्या कर रहा है, सन अपने आप में जानते ही हैं आप कि सन जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें कई 100 पृथ्वी हमारी समा सकती हैं एक सन के अंदर। ठीक है, बहुत ही बड़ा है, जो आप जानते हैं, पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में इसके बारे में। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का एक बड़ा गोला है जो कि बहुत डेंस है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब गोला है किस चीज़ का, एक क्या है, एक गैस का गुब्बारा है जो कि बहुत ही हाईली डेंस हाइड्रोजन और हीलियम गैस के डेंस नेचर से बना हुआ है। इसमें कोई भी कलर नहीं है। कलर कहाँ से आया, कलर पहली बात तो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का डेंस
एक सर्किल है, एक गोला है, इसका गेन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कलर तो इसका ब्लैक ही होना है। लेकिन जब इसमें एनर्जी डेवलप हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इसमें न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन टाइप की रिएक्शन हो रही है इसमें, तो इस वजह से वहाँ पर एनर्जी डेवलप हो रही है। और यही एनर्जी जो हो रही है वो विजिबल फॉर्म में होने की वजह से हमें दिखाई दे रही है। और ऐसा ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा तारा या स्टार है कि किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ कंप्लीटली इमिट कर रहा है। यही है हमारा आज का टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही हमारा टॉपिक था आज का। तो समझ गए आप होंगे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, सन है। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी वही होती है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ परफेक्ट इमिटर भी हो। एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक और ले सकते हैं, जैसे कि हमने कोयले का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही हम ले सकते हैं आयरन का एग्जाम्पल, लोहे का एग्जाम्पल। लोहा क्या है, अपने आप में काले रंग का होता है, चमकदार होता है। अगर ये अपने आप में रखा हुआ है नॉर्मल स्टेट में, हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कैसे दिखाई देगा, ये ब्लैक, यानी कि क्या है ये, परफेक्ट एब्जॉर्बर। यदि हमने इसको कुछ हीट किया, स्मॉल हीट एंड हायर हीट, उसके हाईएस्ट टेम्परेचर पर इसको हीट किया, तो क्या होगा, ये पिघलना शुरू होगा। उसके बाद और हीट होगा तो रेड से येलो, येलो से ब्लू, और इन लास्ट ब्लू होकर ये कंप्लीट अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो क्या है, इसने क्या किया, सबसे पहले एब्जॉर्बर था क्योंकि ये कलर शो कर रहा है ब्लैक, और उसके बाद परफेक्ट इमिटर भी हो गया क्योंकि इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया। ओके, अगर आपको उसमें से कुछ नोट करना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ाते हैं आपको। अब पढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सिलेबस के अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए समझते हैं इसको, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जानते ही हैं कि अगर किसी सरफेस पर, जैसे कि कोई मेटल है, सोडियम या पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बहुत ही कम फोर्स के साथ लगे रहते हैं। अगर हम उसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी के साथ गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के साथ वो मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। जैसे सीजियम है, रुबिडियम है और पोटेशियम है, ये कुछ प्रकार की मेटल्स होती हैं जिस पर अगर हम लाइट को इमिट करें और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट कर जाएंगे, और इसी इफेक्ट को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। हमने यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में एक ट्यूब ली, हमने इवैक्यूएटेड, और उसमें एक मेटल की फॉइल को रखा। इसके सामने हमने फिर से एक प्लेट को यानी कि इलेक्ट्रोड को रखा। ये मेटल का जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो इसके सामने का इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हमने कुछ अरेंजमेंट किया जिससे कि हमें इसमें फ्लो होने वाला करंट, बहने वाला करंट के बारे में मालूम पड़ जाए। ओके, क्या करते हैं, यहाँ पर से एक फोटो लाइट का, ऐसी लाइट
जिसमें अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, या फोटोन कह सकते हैं, पढ़ाएंगे फोटोन क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में। एक सनलाइट या फिर किसी एक फोटो लाइट यहां पर स्ट्राइक करते हैं, यहां पर क्या होगा, स्ट्राइक। मेटल सरफेस जैसे कि सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम, इनमें से कोई भी मेटल की हमने प्लेट ली और इस प्लेट को हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया। जब इसके ऊपर कुछ लाइट पड़ी, कुछ फ्रीक्वेंसी की, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी से हाई हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे सामने की प्लेट की ओर, और क्या होगा, इससे यहाँ पर रीडिंग आना शुरू हो जाएगा। तो इसी इफेक्ट को किसी भी लाइट के प्लेट पर स्ट्राइक करने पर उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स क्या कह सकते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ sufficient frequency of light on the surface of the metal like as cesium, rubidium, potassium type metal. This is called photoelectric effect. अब इसमें कुछ बाउंडेशंस हैं। फर्स्ट बाउंडेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे उसको हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इससे कम की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इससे अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट ही स्ट्राइक करनी चाहिए इस प्लेट पर, तब जाकर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे। ओके, सपोज कि जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये न्यू जो होगी न्यू नॉट से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए अगर इससे कम होती है तो इलेक्ट्रॉन वहीं रहेंगे और इस पर से कोई भी इसमें सेल में इंडिकेशन नहीं आएगा। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, सपोज कीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस मेटल पर, मेटल सरफेस पर, तो क्या होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी वो कंज्यूम करेगा वो होगा, उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी होगी हाई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दें, जिस लाइट ने स्ट्राइक किया था या फोटोन ने स्ट्राइक किया था, अगर उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट पड़ जाएगा। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। समझते हैं थोड़ा इसको ग्राफ की फॉर्म में। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी बढ़ती हुई। एज द काइनेटिक एनर्जी, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग लाइट इंक्रीजेज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंक्रीजेस। सेम मैटर, हमने अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी में ग्राफ प्लॉट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि बताया था काइनेटिक एनर्जी कभी भी डिपेंड नहीं करती स्ट्राइकिंग लाइट की इंटेंसिटी पर। फिर नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर काइनेटिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी पर। तो बता देंगे यहाँ पर कंटिन्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग लाइट को इंक्रीज करने पर। अब समझें कैसे, इसको याद कैसे करें, उसकी ट्रिक बताते हैं आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बताते हैं आपको इसका याद करने का तरीका, ट्रिक, कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी को हम कैसे याद करें। तो ये है आज की ट्रिक 2020 में शामिल होगी ये। सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बुक आप मार्केट से लेने जाते हैं या उसकी कॉस्ट, सपोज कर लीजिए ये पेन ही है, इसकी कॉस्ट अगर 25 रुपीज़ है और आपके पास 20 रुपीज़ हैं, तो ये आप पेन मार्केट से नहीं ला सकते। बात उधार की नहीं है, अब आप कहीं से उधार कराएंगे, नहीं, उधार नहीं करना है आपको। किसी अननोन पर्सन से या अननोन बुक सेलर से अगर परचेज करने जाएंगे तो वो आपको नहीं देगा। इसको खरीदने के लिए, इसको परचेज करने के लिए आपके पास 25 रुपीज़ होने ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। सपोज यही मैटर अगर बुक के साथ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट के साथ है, कोई और चीज़ के साथ है, जैसे कि आप कपड़े लेने गए, तो सपोज कीजिए उसकी अगर कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ से कम होने पर वो परचेज नहीं कर पाएंगे वो ऑब्जेक्ट या कपड़ा या कोई भी जीन्स या आपका टी शर्ट। सपोज कीजिए आप पर अगर 1000 रुपीज़ हैं तो वो परचेज कर पाएंगे। यानी कि जो 1000 रुपीज़ है वो क्या है, उस टी शर्ट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम रेट है उसका, इतना चाहिए। अगर हमारे पास सपोज कीजिए 1500 रुपये हैं, अब ये मत कहना कि सर हम डेढ़ ले आएंगे, नहीं, आप लाएंगे एक ही। उस 500 रुपये में क्या करेंगे आप, उस 500 रुपये में उसकी और खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1000 रुपये की कोई बुक लाए, तो बुक लाने के साथ साथ सपोज कीजिए आपके पास 1100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में आप कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ आ सकते हैं उसको कवरिंग करने के लिए, उसको सजाने के लिए, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो बताएं आपको क्या क्लियर हो रहा है आपके लिए यहाँ पर। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी उस इलेक्ट्रॉन या ऑब्जेक्ट की, वो है 1000 रुपये, और 1100 रुपये के बाद जो 100 रुपये बढ़े उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब आती है बात कि अगर आपके पास 1000 की जगह पर 2000 या 1000 के मल्टीप्लिकेशन में अगर रुपीज़ हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जितने रुपए का वो ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास रुपीज़ हैं तो वो उसका नंबर बढ़ेगा। अगर इस पेन की कॉस्ट 25 रुपीज़ है और यू हैव 250 रुपीज़, देन यू कैन परचेज 10 पेन ऑफ दिस टाइप। यानी कि अगर आपके पास 250 रुपये हैं तो आप इस तरीके के 10 पेन खरीद सकते हैं उस दुकानदार से, क्योंकि इसकी कॉस्ट 25 रुपये है। तो क्या कहेंगे आपसे कि अगर जो भी कॉस्ट है, किसी जो प्राइस है किसी भी सब्सटेंस का, MRP है, यानी कि मिनिमम हम रेट कह सकते हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसके ऊपर MRP के प्राइस के ऊपर जो भी आपके पास रुपीज़ हैं, हम उसको क्या कर देंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। जितना उसका कॉस्ट है या प्राइस है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और जितने आपके पास रुपए हैं बचेंगे एक्स्ट्रा, वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास रुपीज़ जो हैं वो n इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी है वो, और उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होने हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो आप। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया, इसलिए इसका नाम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पड़ा। क्या कहा प्लैंक्स ने, समझिए इसको। प्लैंक ने बताया कि कोई भी एनर्जी या लाइट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो होती है वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं करती, डिसकंटिन्यूअस फ्लो करती है। और डिसकंटिन्यूअस स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में या स्मॉल बंडल होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करती है। और इस स्मॉल बंडल या स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया उन्होंने? क्वांटा। अगर यही चीज़, यही क्वांटा अगर हम कहें फोटो यानी कि लाइट एनर्जी के केस में, तब कहेंगे इसको फोटोन। नाम आ रहा है, फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइट एनर्जी को का जो क्वांटा होगा, क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी, क्या कहेंगे उसको? फोटोन। ये रहा उनका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, एनर्जी ऑफ फोटोन को शो करेंगे E=h से, जहां आप जानते हैं कि E क्या होता है और H क्या होता है और न्यू, क्योंकि आप लास्ट टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं, वेयर न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और लाइट एनर्जी, एंड H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि प्लैंक्स ने दिया, इसलिए इसका नाम प्लैंक्स कांस्टेंट पड़ा था। इसकी वैल्यू होती है 6.66 10⁻⁻34 जूल सेकंड, या कह सकते हैं इसकी एनर्जी होती है 3.99 10⁻⁻13 किलो जूल सेकंड मोल इनवर्स। ओके, तो इसकी एनर्जी को हम कैसे शो करेंगे? इस टाइप से शो करेंगे। अब आती है बात थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक जो होगा इसका, थर्ड पोस्टुलेट जो होगा इसका, वो उन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन तो E=h होगी। इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा एनर्जी इसकी किस पर? E=∝ न्यू पर। ये फोटोन हमेशा नंबर ऑफ फोटोन की फॉर्म में चलते हैं। लाइट जो ट्रेवल करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स एक लार्ज नंबर होता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो एनर्जी को हम जो काउंट करेंगे, एनर्जी ऑफ अ नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल्स टू NH न्यू, वेयर N इक्वल्स टू एन इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगर न्यू की वैल्यू को हम चेंज करें तो E=hc/λ को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ आपका ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन्होंने ये भी बताया
कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। जैसे हम देखें कि विबग्योर के केस में वायोलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, इसका मतलब इसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। यहीं पर हम कहें कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है लो होती है, इसकी एनर्जी भी लो होगी। जबकि हम देखें तो लैम्डा इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि न्यू जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा एंड ई जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी ई ज़्यादा होगी, जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ हमारा जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और जो टॉपिक है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज का क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले चंद घंटों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। कूलेस्ट वर्ड इन द अल्फाबेट, A to Z में सबसे कूल कौन सा अल्फाबेट है? A से Z तक के अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट सबसे कूल या ठंडा है? ओके, तो आप इसका क्वेश्चन, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। जब तक आप इसका आंसर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।